बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में फैली हुई गंदगी 2018 के इलेक्शन का स्लोगन बन चुका है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब में पंजे गाड़ने के लिए लाहौर में पड़ाव, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिंध फतह करने के लिए हैदराबाद जा पहुंचे। चौधरी निसार सबसे बड़ा मुनाफिक शर्जील मेमन की जानिब से इल्जामात की बौछार कर दी गई, जबकि आसिफ अली जरदारी ने भी चौधरी निसार के हल्का इंतखाब चक्री से सियासी चढ़ाई का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को एक बार फिर से कौमी दौलत लुट जाने के 4 साल के बाद ये फिर से यादें सताने लगी हैं। कौम को एक मरतबा फिर से आसिफ अली जरदारी के $60 मिलियन याद करा दिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हैदराबाद में 25 मिनट की तकरीर में 150 करोड़ से जायद के मंसूबों का ऐलान कर दिया गया। क्या मियां साहब के माजी की वफादें जो हैं वो वफा हो चुके हैं? और पीपल्स पार्टी के ताबड़तोड़ हमलों के बाद चक्री के चौधरी निसार सियासी ब्लैकमेलिंग से निकलकर अमली कार्रवाई का आगाज आखिर कब करेंगे? पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी और काफ लीग, सभी जमातें एक्टिव नजर आ रही हैं, मगर अहम बात और सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ आखिर कब नींद से बेदार होगी। इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि 2 अफसरान की ग्रेड 21 में तैनाती कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। क्या शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के लिए तुल चुके हैं? जनूबी पंजाब के अवाम के लिए नून लीग की जानिब से एक और ड्रामा किया गया। 6 साल पहले बहावलपुर और मुल्तान सूबे की करारदादें मंजूर करवाने के बाद अब महज एक एडिशनल सेक्रेटरी पर टाल दिया गया। अहम सवाल ये उठता है कि क्या जनूबी पंजाब को उसके हिस्से का NFC फंड भी मिलेगा? एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तैनाती को पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम करने का तासुर क्या वाकई दुरुस्त है? और जनूबी पंजाब के मसाइल के हल की बजाय ड्रामेबाजी आखिर कब तक चलती रहेगी? क्लास सारा दिन बड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो गर्म नजर आई है। मेरे पास चंद क्लिप्स हैं, हम चाह रहे हैं पहले वो जरा दिखा दें, उसके बाद आते हैं, क्योंकि नाजरीन को जरा क्लिप्स का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा समझा दें, अगर मुझे थोड़ा इजाजत दें इससे पहले कि आप क्लिप दिखाएं। जी बिल्कुल। कि ये पिछले इलेक्शन से पहले की तकरीरें हैं, जब ये पिछला इलेक्शन 2013 के लड़ने का मोड बन रहा था, एक मुहिम चला दी, उस वक्त की तकरीरें हैं। जब वो उनको ये घसीटने की बातें कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, ये उस वक्त की तकरीर है। फिर शहबाज शरीफ साहब उसके बाद वजीर आला बन गए, फिर सिंध वहाँ तशरीफ ले गए, फिर उन्होंने कोई माफी मांगी वहां पे। एक वो तकरीर है जो भी आप दिखाने वाली है, और तीसरी आज उन्होंने दिखाई है कि ये बाजीगर जो है धोखा कैसे देते हैं, खुला देते हैं, लेकिन आजकल क्या करें, कैमरे की आंख जो है वो सब कुछ पकड़ लेती है। असर तो खैर ना अवाम पे होना है ना इन पे होना है। एक हमारी दिल पे शोरी है, जरा लोगों को दिखा दें। तस्वीर माने, पहले वाली माने, आज वाली माने, या तीनों मान लें। एक मोड इलेक्शन के दौरान जो बनता है सियासतदानों का, शहबाज शरीफ साहब की हम बात कर रहे हैं, 2013 के इलेक्शन से पहले क्या कहा था उन्होंने, और इलेक्शन जीतने के बाद जब सिंध गए तो क्या कहा, और आज की तकरीर में उसके जैसा मिलता जुलता नया क्या था, ये तीनों क्लिप आपको साथ दिखाएंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। $60 मिलियन स्विस बैंक्स में आज भी पुकार कर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों पैसा तो तुम्हारा है, आके ले जाओ और वापस पाकिस्तान में ले जाकर खर्च करो। मैंने माजरत करनी हुई है, अब आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजरत कर लूं, फिर कर लेता हूं। आप पहले अपने कराची को ठीक कर लें, कराची के सड़कों को ठीक कर लें, कराची के डिफेंस, क्लिफ्टन और तमाम जो ऐसे इलाके जो तरक्की याफ्ता है वहां पर आज गंद के पहाड़ लगे हैं, उनको साफ करके आए, तो फिर पंजाब आपका सूबा, आप आए फिर पंजाब में, बार बार आए, दिन रात आए और बताएं कि हमने कराची को उसकी रोशनियां वापस दिला दी हैं, और हम तौबा करते हैं कि आइंदा हम करप्शन नहीं करेंगे, और ये $60 मिलियन मैं वापस ले आया हूं और कौम के हवाले कर रहा हूं और कौम से माफी मांगता हूं। फिर कौम को फैसला करने दें कि बस 2018 के इलेक्शन में कौम आपको माफ करती है। ये आज फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा। क्लासेस साहब सिंध को ठीक करने की बातें कर रहे हैं, सब चीजें चले मान लेते हैं, पंजाब ठीक कर लिया जो सिंध को ठीक करने जा रहे हैं। मैं आज नहीं, पिछले कई दिनों से, पिछले भी हफ्ते मैंने एक बात की थी, इससे पहले भी मैं किसी वक्त क्लिप वो ढूंढ के लाएंगे, मैं सदीक जान के जिम्मे लगाऊंगा। जब मैंने पिछले साल कहा था, बहुत पहले, मैं को टाइम आने वाला है जब इन्होंने फेक करना है, इन्होंने लड़ाई को आके फेकिंग करनी है, और ऐसे इन्होंने चाकू खंजर और छुरियाँ सियासी निकालनी है कि लोग हैरान रह जाएंगे। यार कल तक जो जमहूरियत बचा रहे थे, जो नवाज शरीफ साहब को धरनों से बचा रहे थे, इमरान खान को,
जो दुहाइयाँ दे रहे थे, और एतजाज़ एहसन साहब जैसा बंदा जो है वो भी मजबूर हो गया था कि जनाब कि वो वही कुछ करे जो उनको जरदारी साहब कह रहे हैं। तो ऑल ऑफ सडन ये सारा कुछ ये क्यों हो गया, जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा है। बेसिकली तो ये सारा मेला, जैसे पहले भी कहा था, इमरान खान को पूरी इस सियासी लड़ाई से बहर करने के लिए किया जा रहा है। जो गुफ्तगू मैं आज इनकी सुनता रहा हूँ पिछले 2-4 दिनों से पूरे वीकेंड पे इस पे, तो मुझे पता नहीं क्यों ये इंप्रेशन लगता है कि जैसे होते ना वर्ल्ड लॉर्ड्स होते हैं, अफगानिस्तान का हम सुनते थे कि वहाँ पे बड़े बिग वर्ल्ड लॉर्ड्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ जो एरियाज जो है ना उन पे कब्जे किए हुए हैं, और उन्हीं कब्जों के जरिए वो एक दूसरे के इलाके में किसी को नहीं आने देते। मुझे आज ऐसा फील हुआ है कि ये पाकिस्तान के पोलिटिकल ये लॉर्ड्स हैं कि पंजाब हमारा है जनाब, इसमें आपकी एंट्री नहीं हो सकती, हम यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं, अच्छा करें बुरा करें, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो कहते हैं नहीं जनाब कि वो जो अब सिंध है, सिंध हमारा है, आप सिंध नहीं आ सकते, हम जहाँ पे जो चाहे हम करें। तो मुझे तो लगता है इन दोनों पार्टीज ने, इन दोनों फैमिलीज ने पाकिस्तान को तो इन्होंने तकसीम कर लिया है कि वो इलाका आपका है, ये इलाका हमारा है, ये हमारा है। हम आपको कुछ नहीं कह रहे कि आपके यहाँ कितना गंद है, कितना बरूद आपने रखा हुआ है, कितनी आपकी वहाँ पे बैड गवर्नेंस है, कितनी करप्शन है, किस किस करप्ट को वहाँ पे सोने के जेवरात, हीरे और ताज पहनाए जा रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कह रहे आपको, आप क्यों आके यहाँ पे करना चाहते हैं? बेसिकली ये एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। ये सिंध में आसिफ अली जरदारी को दोबारा जितवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मदद करना चाहते हैं, बिल्कुल मदद कर रहे हैं। इट्स ए क्लियर एक 20 साल तो मुझे हो गए रिपोर्टिंग करते, आमिर साहब को 30 साल हो गए, मतलब दोनों का एक्सपीरियंस मिला लिया जब 50 साल का एक्सपीरियंस इकट्ठा करके मेरा तो तजिया ये है, ये हेल्प कर रहे हैं उनको वहां सिंध में दोबारा से। उसकी रीजन है कि आप जब एक अपोनेंट पे अटैक करते होते हैं ना, तो फिर दूसरे अपोनेंट्स की उसमें जगह नहीं रह जाती, स्पेस नहीं रह जाती। जो बाद में पंजाब की कहते रहते हो कि पंजाब का अगला इलेक्शन बड़ा क्रूशल होगा, कि पंजाब में इलेक्शन इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ होना है या नवाज शरीफ वर्सेस आसिफ जरदारी होना है, ये बड़ा अहम सवाल है। अब इसमें मेन पावरफुल कौन हो सकता है? वो ये पंजाब में इमरान खान पावरफुल होगा, अपोनेंट होगा इसका, या आसिफ जरदारी, सारी नवाज शरीफ का, या आपको ख्याल है जरदारी होगा? ये किसी बच्चे से ये सवाल पूछ लें, आपको सेकंड में बता देगा कि इमरान खान जो है वो बिग थ्रेट है इनको, नवाज शरीफ साहब को वहां पंजाब में। आसिफ अली जरदारी साहब कहीं पे नहीं ठहरते, जो बड़के मार रहे हैं, जो भी उनकी धमकियां उनके हम सुन रहे हैं। सो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, अपने पांव पे खड़ा करने के लिए, एक दूसरे के सूबे में मजीद पॉपुलर करने के लिए, लोगों को यह तसर देने के लिए कि जनाब हम इस मुल्क में या हुक्मरान है या हम अपोजिशन है। वो कहते हैं ये चोर है, वो कहते हैं ये डाकू हैं, तीसरे की जगह नहीं है। और इमरान खान साहब मेरा ख्याल बनी गाला में लेट के इस वक्त वो टेलीविजन पे वो टॉक शो सुन रहे होंगे, वो बैठ के वो इनकी लड़ाइयाँ सुन रहे होंगे। उन्हें समझ नहीं आ रही कि जनाब हिज एक्सीलेंसी पनामा ठीक है, ज़रूरी है, तो पनामा के बाद का भी कोई पाकिस्तान होगा, कोई पनामा के बाद की भी कोई जिंदगी होगी। नवाज शरीफ साहब अगर डिस्क्वालीफाई हो भी गए, अगर उनके खानदान पर मसाइल आ भी गए, तो ये पाकिस्तान के लोगों का बड़ा दिल है माशाल्लाह। इनके लिए करप्शन, मोरालिटीज कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है, इन्हें नहीं ठहरना है। आपको इतना ज्यादा जल्दी इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए। सबको पता है, जैसे आमिर साहब, जैसे अभी क्लास साहब ने बात की, किसी बच्चे को भी पता है कि पंजाब के अंदर सबसे जो बड़ी थ्रेट है वो इमरान खान है, नवाज शरीफ के लिए, नून लीग के लिए। तो इमरान खान फिर बनी गाला से क्यों नहीं निकल रहे? इमरान खान सभी जमातें बाहर आ गई हैं। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी लॉजिक होनी चाहिए। ये जो आज हो रहा है ना आजकल में, ये इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी है इन्होंने दोनों तरफ से बाकायदा। जो है वैसे भी 2018 में इलेक्शन होना है, साल ही रह गया हुआ है, तो ये इब्तदा है। ये बड़ा समझते हैं कि चालाकी है, दिस मेथड इन दिस मैडनेस, कि आप ये इतनी पिच हाई ले गए हैं। वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कराची का कूड़ा ठीक नहीं है, $60 मिलियन हमारे वापस करो नून लीग वाले। वो कह रहे हैं कि जनाब आपके हम चक्री में आके इलेक्शन लड़ेंगे। वो है चालाकी क्या है इसमें कि एक जनाब एक छोटा सा और मसला भी है। पैनामा का एक केस छोटा सा चल रहा है, ये पास ही बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पे छोटा सा ना करें, वो तो ऐसे लग रहा है इस तरह मसला ही कोई नहीं, सारा मसला ही इलेक्शन कैंपेन का है। ये इशूज है कराची का कूड़ा और वो है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, डिफ्लेक्ट कर दिया उन्होंने, टोटली इग्नोर करें कि जनाब ये इंतज़ार कर लें, आप बिल्कुल कैंपेन करें, मेरी अर्ज होगी, मगर थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, फैसला आ जाए। क्योंकि इस पाकिस्तान की जो तमाम सियासत को डिटर्मिन करना है ना, इस पैनामा के फैसले मैं इंटरप्शन किए बगैर नहीं रह सकता। जब आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि ये कमीशन में पैसे खा रहे हैं, ये जितने बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे खा लिए, लुट गए, अगर कोर्ट फैसला दे दे
कि जनाब के आप लोग तो करप्ट हैं एंड यू आर डिसमिस्ड, तो ये किस मुंह से जाके कोर्ट के फैसले पे तनकीद कर सकते हैं? ये तो दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो कहते हैं आप दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं और केस भी करप्शन का है, तो अदालत को तो बल्कि इनको कोर्ट करना चाहिए कि जनाब हमारी तो एविडेंस है तो एक साइड पे रखें। आसिफ अली जरदारी साहब फरमाते हैं नवाज शरीफ साहब का और शहबाज का कि ये माल बना रहे हैं, और शहबाज शरीफ कहता है ये माल बनाते रहे हैं। ये पिछली हुकूमत में। अभी मुझे छोटी सी ब्रेक में जाना होगा मजेदार मजीद बातें बिल्कुल इस पे बात तो करेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो चौधरी निसार पर पीपल्स पार्टी इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रही है, क्या चौधरी साहब उनके असाब पर सवार हो चुके हैं या फिर चौधरी निसार साहब की जो सियासी ब्लैकमेलिंग है उसकी वजह यह है कि वो कुछ नहीं कर पाते इसलिए पीपल्स पार्टी खुल के सामने? अगर ब्रेक लेके वापस आएंगे इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, चौधरी निसार साहब से मुतालिक हम बात कर रहे थे, आखिर चौधरी साहब फिर अमली कार्रवाई क्यों नहीं करते, इल्जामात क्यों लगवाते रहते हैं? चौधरी निसार साहब वो आज आपने गौर नहीं किया कि उन्होंने एक जरदारी साहब ने कहा कि मैं चक्री में करूंगा सियासी चढ़ाई। अब देखें ना, पंजाब के अंदर और भी बड़ी जगह है, वाई चक्री, ऑफ कोर्स ऑब्वियस रेफरेंस हो जाता है कि चौधरी निसार साहब का हल्का है तो उनको तंग करने के लिए एक है। दूसरा उनका ये ख्याल है क्योंकि मुस्तफ़ा खोखर साहब जो है ना, ये इन्होंने चक्री में बहुत बड़ा एक फार्म हाउस बनाया है उसके करीब ही, तो शायद उन्होंने भी ये इंप्रेशन दिया है कि मैंने आपका होमवर्क कर लिया है तो लाहौर फैसलाबाद से शायद बड़ा जलसा मैं वहाँ पे करवा दूंगा, तो वो है। मगर इसके अंदर सारी जो स्ट्रेटेजी है ना वो डिफ्लेक्शन है फ्रॉम पैनामा, इलेक्शन कैंपेन की जी हाई बिल्ड कर दे वो कर दे। पर मुझे आज जो सबसे मज़ाक़ बात लग रही थी वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने हैदराबाद में जाके 50 करोड़ रुपए अनाउंस किए मेयर को और लोकल डिप्टी मेयर को कि आप ये 50 करोड़ लें। मुझे ये सवाल है कि जनाब ये आपने भी तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए थे, अपने मेयरों को तो दे लें, एक पैसा नहीं दिया उनको, वो बेचारे रो रहे हैं कशकोल लेके कभी इधर से इधर। मियां साहब कहते हैं जो बात करता हूं पूरी करता हूं, ये बात आप नहीं, वो मैं कह रहा हूं कि वो हैदराबाद जो इतनी दूर जा रहे हैं तो अपने इलाके के अंदर जो है पंजाब करें। आप लाहौर के मेयर का नाम बताएं। मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे मुल्तान के मेयर का नहीं आता। मुल्तान का एक आपने क्लिप भी रखा है, वो दिखाएंगे पे जब आएंगे ना हमारे लिए। पॉइंट ये मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ये 1990 की दहाई में रह रहे हैं। उस ज़माने में होता था कि टीवी के ऊपर पीटीवी एक होता था, बड़ी बड़ी तकरीरें करके आप अनाउंस करते थे जाके पैसे, और लोग मान जाते थे और उस पर वोट मिल भी जाते थे। तो अभी 2-3 फ़र्क ये पड़ गया है। पहली बात तो ये कि हमारा ये सवाल है कि ये जो हर जगह जाके एयरपोर्ट दे दो, सड़कें दे दो, अस्पताल दे दो, पॉलिसी नहीं बनाएंगे। एक अनाउंसमेंट वो करते हैं और दूसरा ये कि हम रोते रहते हैं कि भाई साहब ये जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं बजट की भी चेक कर लें, स्टेट बैंक की सिर्फ अपने जो है ना या स्टेटिस्टिकल ब्यूरो के फिगर्स पढ़ लें कि इस वक्त कर्जों की क्या सूरत हाल है, इकोनॉमी जो है ये आपके कह देने से कि जनाब मैंने एक बहुत बड़ा कामयाबी कर दिया और पाकिस्तान में नहरें दूध की बह गई हैं, उस तरह की सूरत हाल नहीं। आपके अपने फिगर्स ले लें। बहुत मुश्किल। तो ये जो बांट रहे हैं पैसे ये लाएंगे कहाँ से? साद रफीक साहब धड़ल्ले से कह रहे हैं मुल्की खजाना भर रहा है। वो भर रहा है ना, वो उनको बेचारों को इकोनॉमिक्स जो है ना वो जिस तरह कहते हैं ना रेलवे का किसी को नहीं पता, उनको इकोनॉमिक्स जो है ना एमए कॉलेज से पढ़े हुए हैं, मैं जानता हूँ कितना इकोनॉमिक्स समझते हैं, पुराना उनका वाकिफ हूँ। तो फिगर्स देख लें कि पैसे ये वो है। दूसरा कि ये मुझे शहबाज शरीफ को मेरा एक हमेशा से इल्ज़ाम उन पर रहता है कि वो डॉल्फिन सिंड्रोम, कि पुलिस दुरुस्त नहीं कर रही, उनको अच्छी वो डॉल्फिन मोटरसाइकिलें लेके ना वो गी करते रहते हैं, वो बड़ा सिलसिला। तो यही है कि ये आप शहरों में जाके टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करें और पैसों की भी करें और उससे ये इंप्रेशन तासुर देने की कोशिश करें कि जनाब बहुत आला तरक्की हो रही है। आजकल लोग सवाल करते हैं कि जनाब ये पैसा कहाँ से आया, आपने निज़ाम कैसे दुरुस्त किया, या बाकियों को क्यों नहीं दे रहे? लोग कहाँ रहते हैं जो सवाल करते हैं? वैसे ये भी नहीं, आप करते हैं, बस आप कह रहे हैं, आप करते हैं, हम करते हैं, मीडिया करता है। मीडिया के अंदर जो है लोग तो ताज पहनाते हैं सर। नहीं, वो तो लोग तो ताज, ये सारी हाइप है ना। तो ये आप और मैं पहले यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं थे करते टीवी पे, अब ये टीवी के अंदर ये सवाल किए जाते हैं कि जनाब बजट के ऊपर बात होती है, ये स्लोगनरिंग के ऊपर बात होती है कि क्या कह रहे हैं, कितनी उसके अंदर वजन है। तो वो उससे इस तरह से जरदारी साहब भी पूरे पंजाब में कोई लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में कोई उनकी तस्वीर लगाने को तैयार नहीं था। उनके अपने लोग, किसी ने पोस्टर पे नहीं लगाई कि आसिफ जरदारी की तस्वीर लगाएंगे तो वोट, हालांकि नहीं मिले। वो जितने मिले हैं 2-3 हज़ार वो भी नहीं थे मिलने। एक तरफ वो आलम है, दूसरी तरफ टीवी पे उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखें
तो लगता है कि पंजाब तो सारा उनके कदमों में है। वो जो है, और बाकायदा वो जो है ना, उन्होंने वो एक बड़ा मैडोना वाला स्टाइल किया है। वो मैडोना करती है जी। मैं तो हैरान हो रहा था कि ये इस तरह इतना बड़ा क्राउड है कि ये जो है आप फ्लाइंग किसेस क्राउड को दे, तो बस देखते जाएं। उनको तो ऐसा लगता ही होगा। क्लासेस साहब, चूंकि 2018 के इलेक्शन के भी तैयारी ऐसा लगता है शुरू हो गई है, और इलेक्शन का जो स्लोगन है वो गंदगी और इसके ढेर और इसकी बातें हैं। शहबाज शरीफ ने आपने आज कहा है कि अगर आपको शरीकात को मेरी मदद दरकार हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लाहौर आप भी तो गए थे। हाँ, बड़े आपने मेरा पुराना जख्म, 2 हफ्ते पहले मैं लाहौर गया था, उसकी दास्तान गम तो सुनाता हूँ मैं। एक काम करें शहबाज शरीफ साहब, जो पंजाब आइडियल बना दिया जिस पे वो ताने देते हैं, पहले सिंध को ठीक करें। इन्होंने लिया हॉस्पिटल के 70 करोड़ रुपए वज़ीर आला बनते ही इन्होंने वापस ट्रांसफ़र कर दिए थे, जो शहबाज शरीफ ने दिए, उसने दिए थे वज़ीर आला जो इनसे पहले परवेज़ लाई था। 70 करोड़ वहाँ से वापस कराए। आज तक अस्पताल नहीं बना, वो खंडर हो गया, उसको इमरजेंसी बना दिया गया है। ये वज़ीराबाद के हॉस्पिटल के साथ ये कुछ हुआ, तलागंग में इन्होंने ये कुछ किया। मेरे साथ एक ड्राइव करें वो, मैं जी वो एजाज़ लेना चाहता हूँ, इनको पंजाब दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ यहीं इस्लामाबाद से चलें या मोटरवे से चलेंगे, और तलागंग और चकवाल वाले उससे बल्क सारा मेरा ख्याल है उसका इंटरचेंज से निकलेंगे, या खुद ही चले जाए एक दफा हेलीकॉप्टर की बजाय ना, एक दफा बाय रोड चले जाए। वो जो जकूटे जिन है ना, इनको एहसास नहीं होना, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, जो कमिश्नर बैठे हैं, जो डीएमजी बैठी हुई है, क्लास एक खुशामदी क्लास जो पैदा कर ली है डीएमजीज के इन्होंने लोगों की, वो इनको नहीं देखने देगी पाकिस्तान पंजाब। ये मेरे साथ चलें, मैं इनको यहाँ से तलागंग से इनको फिर लेके जाऊँगा मियांवाली से बखर, बखर से लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, ये जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, और डेरा गाजी खां। उसके बाद आके एक अदद यहाँ तकरीर फरमाया जो आज इन्होंने की है। उसके बाद अगर ये अल्फाज ये कह सके ना जो आज कह रहे थे कि पंजाब को हमने बदल दिया है, आप पंजाब को छोड़ें, आप मैं कहता हूँ लिये को छोड़ें। एक फतेहपुर में सर वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बना, आप यहाँ से चलेंगे ना तलागंग से मोटरवे से, ये 500 किलोमीटर का बनता है। रास्ते में आपको एक पुलिस पेट्रोल गाड़ी आपको नजर आ जाए, कोई आपको एम्बुलेंस का छोटा सा कहीं पे नजर आ जाए, खुदा ना खास्ता। इतना बड़ा आपका रूट है, एमएम रोड है आपका सबसे मसरूफ है। एक्सीडेंट लोग मार रहे हैं आपके पंजाब में, डेली वहां पे एक्सीडेंट्स में लोग मार रहे हैं। क्योंकि रोड्स की इनकी हालत ठीक नहीं है, वन वे इन्होंने नहीं बनाए, दीगर चीजें आके इन्होंने वहां पे नहीं की। आपको ट्रामा सेंटर बनाया था 500 किलोमीटर पर, शहबाज शरीफ साहब ने वो ट्रामा सेंटर भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ सर, इन्होंने ट्रामा सेंटर भी वहां से चेंज कर दिया है। आपने जो पंजाब की बुरी हालत की हुई है ना शहबाज शरीफ ने, मैं समझता था कि शायद ये पूरे पंजाब के साथ इनका सुतीला इनका है। लाहौर क्या मैं आमिर साहब 2 हफ्ते पहले आपने मुझे आदत डाली थी सगिया पुल से जी शॉर्टकट ले लीजिएगा जी, आप कहाँ ठोकर पे जाएंगे। अच्छा ठोकर पे आजकल उसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं उसकी कैनाल की, और हसन रजा की स्टोरी थी कि 2 अरब रुपया जो जनूबी पंजाब का शेयर था वो वहां से निकाल के वो आज का कैनाल की उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका था। मैंने कहा वहां रश होगा, सगिया पुल से चलते हैं, और मैंने पहुंचना था चेरिंग क्रॉस तक। वहां से आगे से गलती से मैंने टर्न लेना था आपके जीसी और आपकी कचहरी वाली तरफ के माल की तरफ जाऊं, मैंने गलती से टर्न ले लिया दाता दरबार वाली साइड पे सर, वो जो चल रही है रोड जिसपे वो ये मेट्रो। इतनी गंदगी, इतना ट्रैफिक का रश, वहां पे बाइक्स खोते रेडी, कोई नशाई सोए हुए हैं, कोई गंद आपको मिल रहा है। आप मेरे साथ किसी ने बाइक पे चले, हो सकता है मेरे बैसेज हूँ, अगेन हो सकता है मैं लाहौर की बुरी हालत थी। वहां से फिर मैं अनारकली फिरा, फिर उर्दू बाजार फिरा, लंबी कहानी कहाँ से रास्ता में भूल गया था। और उसी भूलने में मैंने आपका पुराना लाहौर देख लिया, मैंने दाता दरबार देख लिया, मैंने उसके बाद उर्दू बाजार देख लिया, मैंने अनारकली की न गलियां देख ली, कहाँ पे 600 लोगों ने मुझे गालियां दी, 2-4 को मैंने आंखें दिखाई, कुछ 6-8 आगे मेरी गाड़ी में उन्होंने टकराया, 2-4 को मैंने टक्कर मारी कर दिया। भाई क्या करें आप, उसमें ट्रैफिक है। उसके बाद मैंने कहा कि लाहौर जो है, शहबाज शरीफ साहब ने जो दुश्मनी की है ना लाहौर के साथ, कराची को बाद में देंगे ताने। इन्होंने पूरा पंजाब जो है ना सारा इंपोर्ट कर लिया है। आपने लाहौर में आबादी, आपको लाहौर के एक सेक्शन में नहर के उस पार जो है ना, वहां एक जन्नत क्रिएट कर दी है। जरा इस तरह जिस इलाकों की जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, लाहौर में जन्नत है, लाहौर में एक दिन कोई वहां टीवी चैनल का कोई एक टीवी चैनल का बहादुर जर्नलिस्ट काम करे, कैमरा ले, जो मैं बता रहा हूं कि जीसी लाहौर से लेके जो दाता दरबार को सड़क जा रही है ना, वहां पे लाइव जाके 10-15 मिनट की सिर्फ एक चक्कर लगा के एक वापस है, लोगों को दिखाओ तो सही कि आपने लाहौर के साथ कितनी बड़ी दुश्मनी की हुई है। आपने लाहौर को पोस्टर सिटी बना के पूरा पंजाब अपना बोरा बिस्तरा उठा के आपके उसमें लाहौर में खोते रेडी, आप सगिया पुल वाला देख लें, ट्रैफिक देख लें, मतलब लगता ही नहीं है कि आप किसी शहर में आए हुए हैं। सिर्फ आपने ये मेन उसमें बना दिया थोड़े से 2-4 सड़कें, उन मेन रोड्स को बेच रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी बेच रहे हैं, उनकी पार्टी भी बेच रही है। लाहौर की उससे भी बुरी हालत है, उससे भी बुरी हालत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे
तो ये भी आपको बताएंगे कि जनूबी पंजाब की आवाम के लिए नून लीग ने एक और कौन सा ड्रामा किया। इसके साथ साथ चौधरी निसार साहब के पास करप्शन की बेशबहा फाइलें पीपल्स पार्टी की, लेकिन दबा के क्यों बैठे हैं, सामने क्यों नहीं आते, इस पर क्लासेस साहब क्या कहेंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे बात साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, ये तो हम बात करेंगे कि जनूबी पंजाब की आवाम को नून लीग ने एक जो और लॉलीपॉप दिया है वो क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ चौधरी निसार साहब से हवाले से कि अब तो डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, पहले दाएं बाएं से थे, अब जरदारी साहब सामने आ गए, तो चौधरी साहब की खामोशी किस वजह से? आ जाएंगे कल, मेरा ख्याल चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इतना सारा उन पर हमला हो गया है, वो ज़्यादा देर इस पर खामोश नहीं रहेंगे। ठीक है, अब उन्होंने थोड़ा सा अपना गोल पोस्ट बढ़ा दिया, लेवल बढ़ा दिया पीपल्स पार्टी ने, कि पहले छोटे मोटे दाएं बाएं से अटैक होते थे चौधरी साहब पे, अब डायरेक्ट अब उन्होंने जरदारी साहब ने किया है। चौधरी साहब का मसला ये है कि वो अपोनेंट्स को महज ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनको वो कहते हैं ना टेक टू द क्लीनर्स, वो नहीं काम करते। बाकी छोड़े बस जरदारी साहब का मुंह बंद करने के लिए वो जरा फाइल का मुंह तो खोल दें कि इन्होंने कालिया और खनानी जो हैं वो कैसे उनकी फाइलें गुम हुई। तो खुद कह रहे थे कार्रवाई नहीं करेंगे ना। अब चौधरी साहब ने कंप्रोमाइजेस किए हैं ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। मतलब मैं दावा नहीं करता, मेरे जैसा बंदा होता तो मैं तो ये टेक ना लेता, ये जो इस तरह के अटैक है, कोई करप्ट आदमी मेरे ऊपर आके अटैक कर रहा हो और मेरे पास उसके खिलाफ एक्सप्लोसिव बारूद हो तो मुझे तो उसके मुंह पे मारना चाहिए था। चौधरी निसार अली खान साहब काम करें, 2-4 फाइलें उठा के ना, चौधरी हैं, राना है, चक्री के चौधरी हैं, थोड़ी हिम्मत करें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जो 3-4 बड़ी बड़ी फाइलें पड़ी हुई हैं जरा वो तो इनको, ये मीडिया के लोगों को जरा उनकी दे दें। ये जो चक्री में हो रहा है ये बड़े प्लान के तहत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 4 साल चौधरी निसार साहब ने कुछ नहीं किया, उसका इसीलिए उनके घर तक पहुंच गए हैं लोग। और दूसरे चौधरी साहब जो है ना आजकल इनके हाथ पांव दिए हैं बांध। आप छोड़ दें जरदारी साहब, शर्जील मेमन तो बड़ी दूर की बात है ना, इवन DGFIA जो है इनके जो इस वक्त एमएलए साहब हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं है। इस वक्त FIA जो है, इन्होंने ताजवर के खिलाफ जो FIR करवाई थी, वो जो डिप्टी चेयरमैन यहाँ पे थे इम्तियाज ताजवर जो थे यहाँ पे, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस की उनको ब्लेसिंग है इस वक्त, उन्होंने हाथ रखा हुआ है उन पे। और चौधरी साहब ने FIA में निचले लेवल से इन्होंने FIR करवाई। मेरे पास नोटिफिकेशन है, एमएलए ने वो जारी किया कि आज के बाद मेरी मर्जी के बगैर आप किसी के खिलाफ कोई सरकारी अफसर को बुला भी नहीं सकते, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। वो चौधरी साहब से तो यहाँ पे DGFIA एमएलए नहीं संभाला जाता, और जिसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के कोई एक आध बंदे उन्हें संभाला हुआ है, तो मसूफ जरदारी को क्या संभालेंगे, रहमान मल्ले को क्या संभालेंगे, शर्जील मेमन इनसे क्या संभलेगा। भाई आप हैं थोड़ी सी बात, आपने काफी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज कर लिया चौधरी साहब। यू आर ऑनेस्ट मैन, ये का बात हम आपके वो भी कहते हैं। ऑनेस्ट आदमी को इतना जलील कर दिया जाए जितना कि किया गया है, क्यों कि आपने यान अली और डॉक्टर आसिम वगैरह पे स्टैंड लिया, शर्जील मेमन पे स्टैंड लिया, तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब को इस वक्त खुल के उन फाइलों के मुंह खोलने चाहिए, पर्टिकुलरली वो कालिया खनानी वाले मामले में, कि कैसे कैसे ये जो पीपल्स पार्टी के बड़े बन रहे हैं ना आज, इन्होंने कितना बड़ा माल लेके उनकी फाइलें गुम की थी। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की तो बात करेंगे क्लास, लेकिन अभी जनूबी पंजाब की मैं चाह रही हूँ बात कर रहे हैं, जो 22वें ग्रेड का एक ब्यूरोक्रेट तैनात किया है, ये किस चीज का दावा करने की कोशिश की गई है? आज वहां पे मैं सुन रहा था इनकी ये नवाज शरीफ साहब की बड़ी वहां पे इन्होंने जेब आज बड़ी हल्की की है, जैसे वो जेब से देते हैं पैसे सारे। ये वहां पे क्यादत दे रहे थे कि जी के न तस्वर ये दे रहे थे कि बल्दियाती इदारे तबाह कर दिए वहां पे पंजाब में। जी बिल्कुल, एक क्लिप है हमारे पास, मेरा ख्याल है, जो क्यादत ये पंजाब में दे रहे हैं बल्दियाती इदारों के नाम। मुल्तान कितना बड़ा तरीकी शहर है, बिल्कुल, जरा उसका क्लिप तो लोगों को दिखाएं कि मुल्तान का मेयर वहां शहबाज शरीफ ने और या नवाज शरीफ साहब ने अपने ही एक नए रिश्तेदार की सिफारिश पे, आमिर साहब जरा गौर फरमाइएगा, ये नए रिश्तेदारें जो हुई है ना उन्हीं की सिफारिश पे अपनी बिरादरी का बंदा, ये बिरादरी चल रही है सारी, उन्होंने अपनी बिरादरी का एक मेयर लगवाया है मुल्तान का। जरा उस मेयर साहब की गुफ्तगू सुन लें, ये जो जनूबी पंजाब को बड़ा स्टेटस देने वाले हैं, जो पहला स्टेटस इन्होंने दिया है ना मेयर की शक्ल में, जरा वो स्टेटस पूरी कौम को दिखाएं कि किस तरह के लोग आप वहां पे जनूबी पंजाब पे नाजिल कर रहे हैं, किस तरह के मुसल्लत कर रहे हैं और किस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये कौम भी जरा देखे मुल्तान के मेयर को, जरा गुफ्तगू सुने, कैसी मुल्तान का मेयर है, मेयर मुल्तान है। जरा प्रोड्यूसर साहब हमारा वो क्लिप दिखाइए आप। हम अपनी कामयाबी के जीतने के बाद गुड गवर्नेंस, सीवरेज के लिए आबो नकासो आब और पीने के साफ पानी के हवाले से अपने कायद के दिए हुए मिशन पर आगे बढ़ेंगे।
ख्लासा भी मैंने सुना ये मैं सवाल नहीं कर सकती। अब मैं कुछ नहीं निकासो मैं आप जो है सवाल ना नहीं वो ये क्या था ये जनूबी पंजाब को ये हीरे दिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने ढूंढ के अपनी रिश्तेदारियां ये पूरी कर रहे हैं सर। ये जनूबी पंजाब को आप वो कर रहे हैं सर। इसके बाद को आप ही कमेंट करें आमिर साहब, मेरी तो जुबान घूम मेरी गई। तो वो जो है मेरा भी निकासो सवाल आपके बंद बाद सारा कुछ काम रह गया है। मगर आप इस पे अपने ओपिनियन सराय की उस पर पहले दे लेना, मैं फिर उसके बाद आता हूँ। आमिर साहब यहाँ पे एक इन्होंने ड्रामा किया था अगेन, उसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब को मैं कल्प्रेट समझता हूँ। सबसे ज्यादा बड़ी उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी ने की थी। हम समझ बैठे थे कि सीरियसली ही इज सन ऑफ द सहल, तो ये भावलपुर के लिए करना चाहते हैं। कि जब सराइकी सूबे की बात होना शुरू हुई तो मोहम्मद अली दुरानी साहब दौड़े दौड़े गए भावलपुर के सूबे का, उन्होंने ढोल उन्होंने गले में डाल दिया कि हम भावलपुर बनाएंगे। बनना चाहिए था, एक अलहदा रियासत थी। उसके नाम पे जब उन्हें यह पता चला पीपल्स पार्टी को कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है आसिफ अली जरदारी और गिलानी साहब कि हम यहाँ पे सूबा बनाएंगे, उन्होंने असेंबली से जाके 2 करारदादें पास करवाई कि एक देंगे हम आपको 2 देंगे। ये 2012 की बात है। आज 6 साल बाद सर वो ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम आपको एक एडिशनल सेक्रेटरी दे रहे हैं। और भाई मेरे वो एडिशनल सेक्रेटरी नहीं मांग रहा साउथ। आप यहाँ पे एनएफसी में से आपको 900 बिलियन रुपीस मिलते हैं, 300 रुपए साउथ को दें, उनको अलहदा दें, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन उनको अलहदा दें, उनकी वजारतें बनती हैं उनको अलहदा दें। आपने जो मेयर टाइप लोग दे दिए हैं। अच्छा करते क्या है, हर साल बजट में आमिर साहब एक बहुत बड़ी खबर छपती है, 8-10 ताने मुझे भी आ जाते हैं कि आप गिले करते रहते हैं साउथ के। ये देखें इतना बड़ा बजट रिकॉर्ड रख दिया है। स्टोरी आना शुरू हो जाती है कि जनाब जनूबी पंजाब की फलां सड़क का फंड लाहौर की फलां सड़क पे लग गया है। अभी आया हुआ था, पिछले दिनों आया पिया था कि उनके जो जनूबी पंजाब की स्कीमें थी वो शहबाज शरीफ साहब के उनके बाथरूम की टाइलों पे और दफ्तर की रेनोवेशन पे आपके पैसे लग गए। आप ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और निकम्मे और नलायक जैसे ये देख रहे हैं सामने शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह के लोग आप उन पर मुसलत कर रहे हैं। आप मेहरबानी फरमाएं अपने स्लोगन पे अमल करें। अब आप साउथ के लोगों को फिर बेवकूफ बनाना चाहते हैं, महज एक एडिशनल एक वो दे के। असल पावर फिर भी लाहौर के पास रहेगी। इमरान खान को उस दिन आमिर बैठे हुए थे, मैंने कहा था मैं कि जब तक आप पंजाब में 2-3 सूबे नहीं बनाएंगे, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी को 30 सालों में इन्होंने अपने साथ मिला के पूरे मुल्क के साथ मिसरूल कर रहे हैं, आप शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ को पंजाब में शिकस्त नहीं दे सकते। क्योंकि तमाम पावर्स अपॉइंटमेंट की, पैसे की, ट्रांसफर पोस्टिंग की, माल पानी की लाहौर के पास है। अब भी एडिशनल सेक्रेटरी लगाया जा रहा है, एडिशनल सेक्रेटरी दे रहे हैं हम आपको। ब्रेक से वापस आके बात करते हैं आमिर साहब इसके ऊपर। इसके बाद फिर बाबुओं के पीछे बिल्कुल वही क्लासा साहब ने भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात की। आखिर बाबू क्यों शदीद मुश्किलात और परेशानी से दो चार हैं? आमिर साहब के पास स्टोरी है, आमिर साहब से जानेंगे आखिर क्या वजह। ब्रेक लेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब बाबुओं से मुतालिक तो बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर साहब ज़रा एक तस्वीर दिखाएं। उस तस्वीर को ज़रा हम देखते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से किस किस्म की सिक्योरिटी किसको दी जा रही है। ये शजील मेमन साहब की एक तस्वीर है, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब उसको दिखाएं तो इस तस्वीर में शजील मेमन साहब हमें नज़र आ रहे हैं, ये क्लियर नज़र आ रही है। और सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स यहाँ पे मौजूद है। ये क्या चक्कर है आमिर साहब? बाबुओं की तो हम बात करेंगे, जरा इसकी तरफ भी आए ना आप। ये मेरा साहब कोई कॉल आई थी एक्सप्लेनेशन की। ये बेसिकली तस्वीर ट्विटर पे आई, तो इसको खैर मैंने भी ट्वीट किया इस पे कि इससे ये तस्वीर लग रहा है कि ये जो शर्जील मेमन साहब हैं जो पिछले दिन मुझे डर के मारे यहाँ से कि मुझे दोबारा पुलिस तो नहीं पकड़ जाएगी यहाँ पे, सुन रहे थे आप उनका, तो वो उनको रेंजर्स जो है प्रोटोकॉल भी दे रही है, सिक्योरिटी भी दे रही है, जिस पे बहुत सारी ह्यू एंड क्राई हुई उस पर सोशल मीडिया पे कि ये देखें कि रेंजर्स जो है अगर उसने ये काम करना है जो 5 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस में भाग किया था और 2 साल बाद वापस आया है, तो उसकी वो ज़रा शान और शौकत देखें। ऑफकोर्स लोगों को सदमा भी हुआ, अगेन अफसोस भी हुआ कि सारी चीज़ें फिर कंप्रोमाइज्ड हो गई हैं, रेंजर्स भी मिल गई है उनके साथ, फिर तो सारे का सारा वो कहते सब माया है। तो इस पे मुझे उनका आया था जनरल सईद जो है ये रेंजर्स के ये डीजी हैं कराची में, तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे उनका फ़ोन आया, तो ट्वीट मेरा उन्होंने पढ़ा, जो देखा उन्होंने, तो उन्होंने ये अपनी वजाहत दी। उन्होंने कहा जनाब कि ये इत्तफाक़ी तौर पर तस्वीर है ये कि हुआ ये है कि यहाँ से ट्रैफिक भी गुजर रही थी और शर्जील मेमन साहब जो हैं तो इनका काफिला भी वहाँ से जा रहा था, अपना वो लेके जा रहे थे, तो ट्रैफिक ब्लॉक हुई है वहाँ पे। ये जो रेंजर्स के लोग हैं ये वहीं पे पोस्टेड है, पिकेट है इनकी वहाँ पे। तो जब बहुत ज़्यादा रश पड़ा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक को उसमें ये परेशानी होना शुरू हुई, तो ये लोग जो हैं इसके रेंजर्स के, तो ये वहाँ पे जाके ट्रैफिक इन्होंने क्लियर कराई है। और वो ये कहते थे कि अगर हमने इनको दी होती, यहाँ पे जनरल सईद का कहना था रेंजर्स के डीजी जो हैं,
हमने प्रोटोकॉल सिक्योरिटी देते, फिर कराची से हैदराबाद तक देते, पूरे का पूरा देते, रास्ते में तो सिर्फ एक जगह तो हमने नहीं देनी थी। सो ये उनकी ये पोजीशन थी। अगेन बहरहाल खुशी हुई कि रेंजर जो है अभी तक इस खेल में शामिल नहीं हुए कि करप्ट लोगों को प्रोटोकॉल दे और उनको एस्कॉर्ट दे। तो जनरल सईद ने बड़ी बात क्लियर की कि ये रेंजर्स उनको प्रोटोकॉल भी नहीं दे रही, सिक्योरिटी भी नहीं दे रही। ये सिचुएशन ऐसी बनी है कि वो वहाँ ट्रैफिक को क्लियर करने गए हैं। जी आमिर साहब। जी वो तो बिल्कुल आज ब्यूरोक्रेसी का हम फॉलोअप कर ही रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि आज तक मैं कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कोहराम या इस तरह का सत्यानाश ब्यूरोक्रेसी का नहीं हुआ। बहरहाल हम तनकीद बड़े करते हैं, मगर यही सरकारी मशीनरी है जिससे कि रियासत चलती है। हम तो ये कहते हैं कि इसको ठीक करें। ठीक क्या करें वो और उसका सत्यानाश होता जा रहा है कि 4 केसेस इस वक्त मेजर किस्म के जो है ना यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के मतलब सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। एक तो तकर्रियों का चल रहा है कि जी आउट ऑफ जो है ना शोल्डर रैंक दे के लोगों को पता नहीं कहाँ का पुलिस में पहुँचा दिया, वो केस चल रहा है। दूसरा केस जो है अभी हाल ही में FBI के अंदर जो IRS के 4 अफसरों की तनज़ली की गई है 22वें ग्रेड से नीचे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे डार साहब को और ख्वाजा ज़हीर साहब को जो कि वहाँ पे बैठने नहीं चाहिए, मीटिंग में बिठा के वो फैसले किए। सो एक वो उनकी तनज़ली हुई। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 2015 का जो सेंट्रल इनका जो सिलेक्शन बोर्ड था उसको CSP को कलअदम करार दे दिया, जिसकी वजह से पूरा 800-900 अफसरान इस वक्त मुअत्तल हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि 3 साल से ये इत्तेफाक नहीं है कि इनका सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड 14 का, 15 का, 16 का तीनों अदालत में चैलेंज हुए हैं और अदालत को उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा है। तो होना तो ये चाहिए था कि जनाब ये बहुत मजाक हो गया कि वहाँ फवाद हसन फवाद साहब बहरहाल एक छोटे से टोले के साथ बैठ के ये सारे फैसले कर रहे हैं, और वो उन जो टोला है उसमें 2-3 पे नैब की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, खुद चल रही हैं। तो अभी चाहिए तो ये था कि एक बड़ा सब ट्रांसपेरेंट किस्म का एक बोर्ड बनाएं, मजीद कुछ करें, और पार्लियामान में ये PTI को भी चाहिए कि इसको टेकअप करें, क्योंकि 3 बोर्ड पे चैलेंज हो चुके हैं। चौथा अगर इन्होंने बनाना है तो वहाँ पे कुछ सुपरविजन या ओवरव्यू जो है पार्लियामेंट का भी होना चाहिए। फिर तरीका है वो करने की बजाय वो वायलेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो उनको किसी की परवाह नहीं है कि क्या किया है। आज शहबाज शरीफ साहब ने ये, मैं उनके नोटिफिकेशन मेरा हम दिखाएंगे कि 2 अफसरान को जो कि इजाज हुसैन शाह साहब हैं और मोहसिन हसन भट्ट साहब हैं, ये एडिशनल IG लगाए गए हैं 20वें से 21वें ग्रेड के अंदर। हो गई है तो ये बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आ सकती है, क्योंकि वो 2015 का बोर्ड कलअदम हो चुका है और उसकी वजह से बाय कॉन्सिक्वेंसेस 2016 का भी कलअदम हो चुका है। बहरहाल अगर उनका ये केस है कि नहीं हुआ तो अभी अदालत की जजमेंट डिटेल का वो खुद इंतजार कर रहे हैं, डिले किया हुआ है। उन्होंने 2015 के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो कह रहे हैं कि शायद डिटेल जजमेंट में वो बच जाएंगे, उनका ये ख्याल है। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर 2015 का अदालत ने वो कर दिया और आप ये कह रहे हैं कि जनाब उनकी सीनियरिटी भी मुतासिर नहीं होगी, उनके पास है केसेस के जनाब माजी में भी ऐसा हुआ है। दूसरा ये कि अगर वो कह रहे हैं फिर बाकी जो बेचारे उसमें मुतासरीन थे उन अफसरों को ये कहा जा रहा है कि जो नया बोर्ड बनेगा तो हुकूमत तो उन्हीं की है ना, तो दोबारा ही वही लोग आएंगे और उन्हीं लोगों ने दोबारा बोर्ड में आना है। और उसके अंदर याद रहे कि फवाद हसन फवाद साहब हैं जिन पे ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपना कोर्स जो था स्टाफ कॉलेज का वो पूरा नहीं किया था, वो दरमियान में आ गए थे। तो टेक्निकली तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब एक तरीकाकार बनाया है कि जनाब इस तरीके से आप तकर्रियाँ करेंगे तो वो खुद भी उस बोर्ड में क्लियर नहीं होते। मगर बहरहाल अभी जो है उसका वो उसको मुर्तकिब हो रहे हैं तो इन्हें अदालत का कि ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे बल्कि अगेंस्ट उसके एक्शन लिए जा रहे हैं। और ये जो पंजाब में 2 पॉइंट लास्टली बिल्कुल नैब का आज जो है फॉलोअप हम करते रहते हैं। आज कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब को नायब चीफ साहब को बुलाया गया था अदालत के अंदर और उनकी काफ़ी उन्होंने सर्जनिशी की है कि जनाब ये किस किस्म का नैब चला रहे हैं। और उसके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट थी कि 101 केसेस उन्होंने कहा था ऐसे हैं जिसके अंदर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और जिसके अंदर इरेगुलरिटीज बड़ी ग्रॉस किस्म की हैं। तो आज नैब ने मान लिया कि उनमें से 48 केसेस ठीक हैं। और 9 अफसरान जिनकी बेसिक वो कहते हैं कि डिग्रियों का प्रॉब्लम था तो उनमें से जो है ना उन्होंने कहा जनाब कुछ तो रिटायर हो गए हैं, बाकी का हम देखते हैं शायद उनको रिटायर करना। लास्टली सिर्फ ये कह दूं कि उसमें एक मजेदार उसमें ये था
कि ख्वाजा आरिफ साहब जो कि पहले नवाज शरीफ साहब के भी वकील ख्वाजा हारिस साहब, तो वो हारिस साहब ने आज एक आधे उस पर कहा कि जनाब ये आप जो कह रहे हैं 9 बंदे जिनकी डिग्रियां ठीक नहीं हैं, तो ये इनके कुछ हमारे ख्याल में ये इनका वो नहीं है। तो अदालत को पॉइंट आउट करना पड़ा कि जनाब ये इसमें खालिद महमूद साहब के वकील आप खुद हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि एक तरफ से उनके ख्वाजा आरिफ साहब वकील भी हैं उसी आदमी के, फिर उसी का कहते हैं कि जनाब वो आपने जो एस्टेब्लिशमेंट के ने उसके मतलब जो कमेंट्स लिखे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, इसका फॉलोअप हम करते रहेंगे, अभी कल भी इसका वो सिलसिला जारी है। मगर ये जो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जो 800 ब्यूरोक्रेट्स का जो मामला है इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करें और इंश्योर करें कि अच्छा बोर्ड बन जाए। बिल्कुल बेहतरीन फॉरम पार्लियामेंट है, उसमें इस मामले को डिस्कस किया जाना चाहिए। इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपको फॉलोअप देते रहेंगे। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।